एंट्रीज के हमने फंडामेंटल्स कवर किए खाली, और ये बेस बिल्डिंग प्रोसेस है। अकाउंट्स को प्रॉपरली और डिटेल में सीखने का पूरा सीन है हमारा। मैं एक बार पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस आपकी नज़रों के सामने लेकर आना चाहता हूँ। बोरिंग है क्योंकि हम में से 80-90% जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रही हैं आपको आती होंगी, और वो वर्थवाइल भी नहीं लगता है कि यार क्यों करने की ज़रूरत है। चलिए मान लिया सीपीटी में करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीपीटी में कोई भी लेंदी प्रॉब्लम का सीन रहता ही नहीं है। सीएस में भाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट कॉस्टिंग वाले या अल्टीमेटली आप में से कई लोग अल्टीमेटली बाद में जाके बीकॉम करते हैं या जब आईपीसी से लेवल में आते हैं, दे फाइंड दैट उनके अकाउंट्स के कंसेप्ट सीखने में कहीं ना कुछ कमी रह गई। वो कमी दूर करने का प्रोसेस है, 2-3 दिन चलेगा, उसके बाद भाई उधर फुल फ्लेजेड टॉपिक्स चालू हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि बीकॉम का बैच सेपरेट हो जाएगा। जिन लोगों का भाई उधर बीकॉम के लिए मेरे यहाँ एनरोलमेंट नहीं है, वो बीकॉम की क्लासेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीकॉम के लिए जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको मैं जो है थोड़ा एक डिफरेंट ओरिएंटेशन से मूव करता हूँ, क्योंकि उनको अकाउंट सारे बनाकर बताने होते हैं एग्जामिनेशन में, और स्पीड की ज़रूरत होती है। सीपीटी में तो स्पीड की ज़रूरत ही नहीं होती, आप जितना आप प्रिपेयर करते हैं दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। अगर आप भाई उधर खाली सुनते भी ध्यान से हो, बीकॉम में खाली सुनते भी ध्यान से वाला कोई फंडा नहीं है। क्लास में बनाएंगे, घर में जाकर मैं जितना बनाऊंगा उसका 4 गुना बनाएंगे, तो जाकर आप एग्ज़ाम फेस करने के लिए रेडी होंगे। सो दैट एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। देखिए, डेबिट क्रेडिट की डिसीजन मेकिंग हम लोगों ने जो भी सीखी, अकाउंटिंग इक्वेशन से सीखी, गोल्डन रूल का भी डिस्कशन किया, वो बेस लेवल डिस्कशन था। उसका एडवांस लेवल डिस्कशन अभी हमने किया नहीं, कर लेंगे। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डिंग प्रोसेस है, बाई रिकॉर्डिंग ऑन डे टू डे बेसिस की हम बात करते हैं। When you say on day to day basis, you're talking about in date wise manner. Or what you term as chronological order. आपने देखा होगा वो कुछ वॉचेस में भाई उधर लिखा होता है क्रोनोमीटर। वो क्रोनोमीटर क्यों है? बिकॉज वो डेज का हिसाब भी आपको देता है, डेट वगैरह भी उसमें आती है। इट बिकम्स अ क्रोनोमीटर अगर वो डेट का रिकॉर्ड्स भी घड़ी आपको दे देती है। तो ये जो डेट वाइज रिकॉर्डिंग है, इज डन in a book called Day Book. So we have a special category of book जिसको हम Day Book बोलते हैं। अब Day Book क्यों? Because day to day transactions का recording करना। In French jour का मतलब होता है day, इसलिए Day Book का दूसरा नाम भाई जर्नल है। तो जो जर्नल्स होते हैं उनको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। देयर आर जर्नल्स फॉर कैश ट्रांजैक्शंस, देन जर्नल फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। तो आपको समझना ये है, अकाउंटिंग पर्पस के लिए आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उन सारी ट्रांजैक्शंस को आप इन 2 कैटेगरी में डिवाइड करोगे।
जितने भी लोगों का अकाउंट्स वीक होता ना, दे आर कंफर्टेबल विद दिस। अकाउंट्स में जितनी दिमाग लगाने की जरूरत होती है ना, दिमाग जहां लगेगा वो इन ट्रांजेक्शन्स में लगता है। बिकॉज कैश के लिए लोग क्या करते हैं, वो गोल्डन रूल्स का जो फंडा है, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, अंदर आया तो इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट आउट। तो उनको ये पता होता है उन सारी जर्नल एंट्रीज में, कैश इन तो डेबिट, कैश आउट तो क्रेडिट, इसलिए उनके लिए कैश वाली एंट्री करना बड़ा आसान होता है। वो जहाँ नॉन कैश ट्रांजेक्शन आती हैं वहाँ पर भाई उधर जो कमज़ोर स्टूडेंट है उसकी हालत ख़राब हो सकती है। तो मैं आपको भाई प्रॉब्लम एरिया बता रहा हूँ, और आपको ख्याल रखना है कि जो सीखना है यहीं पे सीखना है भाई। अब कैश ट्रांजैक्शंस के लिए सिर्फ एक जर्नल है भाई, ओनली वन, इट्स अ कैश बुक। तो जितनी कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। बैंक के थ्रू भी जितनी ट्रांजैक्शंस करते हो, बैंक इज कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट। ये देखिएगा भाई, जब आप आगे अकाउंट्स में बढ़ेंगे ना, तो बैंक के लिए ये टर्म यूज किया जाए, कैश के जैसा ही। इसीलिए बैंक से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस वो भी कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। कैश इक्विवेलेंस में और भी चीजें होती हैं जो अभी मैं डिस्कस करना अक्लमंदी नहीं समझता। सो जितनी कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी भाई यहाँ कैश बुक में ही रिकॉर्ड होती है। भाई व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड इज कि कोई भी जर्नल इज अ बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। व्हेन आई से बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, आई एम इंडिकेटिंग कि जो सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है फाइनेंशियल अकाउंट्स बुक्स में, तो यही होती है। आदमी स्कूल जाने के पहले प्राइमरी स्कूल में जाता है। कोई भी इंसान स्कूल जाना चालू करता उसके पहले प्री स्कूल में जाता है, प्रिलिमिनरी स्कूल में जाता है, प्राइमरी स्कूल में जाता है। सो ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले, प्राइम का मतलब होता है सबसे पहले। प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर क्यों बोलते हैं? बिकॉज जितने भी लोग हैं पार्लियामेंट में सारे मिनिस्टर्स हैं। अब वो प्राइम क्यों है? क्योंकि सबसे पहले वही है। तो ये बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी इसलिए बोली जाती है। तो मैं जर्नल बोलूं, बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री बोलूं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलूं, मैं जर्नल की बात कर रहा हूं भाई। अब होता क्या भाई मेरे, ये जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं इसके लिए भाई उधर देयर आर वेरियस जर्नल्स। मतलब देयर इज अ subdivision of journals in subdivision of journals, subdivide। अब since ये वर्ड subdivision आ गया, ये तो मैं ये टर्म यूज कर लेता हूं, सब्सिडरी वर्क्स। मुझे इसके बारे में, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के बारे में एक बात करनी। When very few transactions exist, this is a rare case। ये
बड़ी मुश्किल से ही शायद होता है। कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनको भाई उधर बहुत सारे जर्नल्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक कैश बुक मेंटेन कर लेती हैं और एक बुक जिसका वो जर्नल बुक बोलती हैं, जर्नल, बस वो मेंटेन कर लेती हैं। अगर आप लाखों ऑर्गेनाइजेशन ले लो तो मे भी इक्का दुक्का कोई ऑर्गेनाइजेशन का ये सिस्टम होता हो कि उनकी 2 ही डे बुक से काम चल जाता, कैश बुक से और एक जर्नल से। 99.9999% भाई जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनमें भाई उधर ये सारे के सारे जर्नल्स मेंटेन किए जाते हैं। ये सब डिविजन होती ही है। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सब सब्सिडरी बुक्स हैं। सब्सिडरी बुक्स क्यों हैं? बिकॉज ये जर्नल्स की सब डिविजन्स हैं। सब डिविजन्स क्यों? कैटेगरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए डिविजन्स की गई हैं, सब डिविजन्स की गई हैं। जैसे देखिए क्या क्या, व्हाट डू वी हैव इज बाय परचेज डे बुक। भाई समझिएगा, जितनी भी कैश परचेजेस होंगी गुड्स की, आप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो खाली गुड्स परचेज करती है और गुड्स बेचती है। अगर कैश में खरीदे हैं गुड्स तो भाई उधर वो कौन से जर्नल में रिकॉर्ड होंगे? कैश बुक। बट कहीं क्रेडिट में खरीद लिया तो परचेज डे बुक में रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सो भाई उधर सबसे पहले कैश परचेजेस का रिकॉर्ड होंगी कैश बुक में, सबसे पहले क्रेडिट परचेजेस का रिकॉर्ड होंगी परचेज डे बुक। परचेज डे बुक हैज अनदर नेम। जब आप माल परचेज करते हैं तो गुड्स तो अंदर आते ही हैं, साथ में हाथ में बिल भी आ जाता है भाई, परचेज किया जो आपने गुड्स का। इनवर्ड इनवॉइस बुक बोलते हैं उसको। इनवॉइस का मतलब बिल। इनवॉइस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया बाइंग सेलिंग का। अगर आपने भाई उधर कैश में माल बेचा तो भाई उधर कैश बुक, कैश सेल्स गेट्स रिकॉर्डेड इन कैश बुक, क्रेडिट सेल गेट्स रिकॉर्डेड इन सेल्स डे। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, आप जब माल बेचते हो तो बिल बनाकर कस्टमर को दे देते हो, आउटवर्ड इनवॉइस बुक। नंबर 3, वैसे मैं आपको बता दूं ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस खाली कैश ट्रांजैक्शंस के लिए कैश बुक मेंटेन करती हैं, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एक डिवीजन कर देती हैं। जितने उनके छोटे मोटे खर्चे होते हैं उन सब के लिए भाई उधर एक अलग रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं और सब बड़े खर्चों के लिए अलग रिकॉर्ड करती हैं। खर्चों के लिए नहीं, कैश मूवमेंट के लिए, कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। तो ये मैंने भाई पहले क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस पेटी कैश बुक मेंटेन करें कोई जरूरी नहीं है। पेटी कैश बुक में भाई उधर 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, इस तरह के भाई उधर कैश के मूवमेंट्स रिकॉर्ड करने का सीन होता है, जिनको रिकॉर्ड करने में अच्छा खासा टाइम वेस्ट होता है। कई ऑर्गेनाइजेशन पेटी कैश जो है भाई उधर बुक मेंटेन नहीं करती है, बट सारी ऑर्गेनाइजेशंस कैश बुक तो मेंटेन करेंगी ही करेंगी। भले वो भाई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, भले वो सर्विस देने वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसी मर्जी हो, कैश बुक तो भाई मेंटेन करेंगी ही करेंगी।
भाई जरा ध्यान दीजिएगा, ये लॉजिकल बात है कि परचेज डे बुक और सेल्स डे बुक जो है ये सिर्फ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन करती हैं जो गुड्स में डील करती हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये 4 जर्नल्स मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं। दे नीड नॉट मेंटेन। तब वो क्या करती हैं, मैं डिस्कस करता हूं, पहले मुझे सारी सब डिविजन्स लिख लेने दी। परचेज रिटर्न बुक, ये परचेज रिटर्न बुक, भाई माल आपने परचेज किया था, रिटर्न कर रहे हैं, अंदर आया हुआ माल आप बाहर निकाल रहे, रिटर्न आउटवर्ड बुक। सेल्स रिटर्न्स बुक, माल भाई उधर बेचा था कस्टमर को, उसने रिटर्न कर दिया, हमारे मुंह पे मार दिया वापस, रिटर्न्स इनवर्ड बुक। याद रखिएगा, अगर आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या भाई उधर आप गुड्स में डील नहीं करते हो, तो आपको ये 4 डे बुक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। बिल्स रिसीवेबल बुक, ये भी सारी ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन नहीं करती। ध्यान दीजिएगा भाई, ये भी सारी ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन नहीं करती हैं। ये बिल रिसीवेबल बुक क्या है, कई ऑर्गेनाइजेशंस को शौक होता है कि अगर उन्होंने किसी से पैसे वैसे लेने हो तो एक लीगल डॉक्यूमेंट बना लेती है, वो सामने वाले से भाई उधर साइन वाइन कराकर ये डॉक्यूमेंट के बेसिस पर उनसे पैसे मांगती है। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं जब आपने किसी से पैसे लेने। तो ये सब जो है भाई उधर, ये भी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट मीन्स अगर आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो 1 2 3 4 तो आप शायद मेंटेन करेंगे नहीं, शायद मतलब मेंटेन करेंगे नहीं। ट्रेडिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो बाइंग एंड सेलिंग कर रही है वो भी भाई उधर ये चारों मेंटेन करेगी। आई एम टॉकिंग अबाउट सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को 1 2 3 4 मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं। 5 6 कोई भी भाई उधर ये 2 बुक्स मेंटेन कर सकता है, बट अगर आप इस तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं बनाते हो तो इसकी भी जरूरत नहीं। तो फिर किसकी जरूरत है, फिर तो सिर्फ एक ही भाई उधर डे बुक की जरूरत है, जो मैंने यहां पर भाई उधर सिंपली क्या लिख दिया, ये खाली एक जर्नल, एक खाली मेंटेन कर लीजिए और सारी नॉन कैश ट्रांजेक्शन उसमें डाल दीजिए। मेरी बात समझिएगा, मान लीजिए आपकी एक छोटी सी दुकान है, साल में 10-15 बार माल खरीदते हो, सेल रोज करते हो, 10-15 बार माल खरीदते हो और भाई ज्यादा वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं, तो इतना तामझाम मेंटेन करने की जरूरत नहीं, खाली एक जर्नल बुक मेंटेन कर लीजिए, सारी नॉन कैश ट्रांजैक्शन उसमें लिख लीजिए। आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन उसके बावजूद खाली भाई उधर जर्नल बुक मेंटेन हो रही, क्यों? आपकी भाई उधर जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो इतनी है ही नहीं, यू डोंट हैव सो मेनी ट्रांजैक्शंस। सो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये भाई मेरे कि अगर आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो तो जनरली आपकी ट्रांजैक्शंस अच्छी खासी होती हैं, और सिंस अच्छी खासी ट्रांजैक्शंस होती हैं सारी डे बुक्स आप मेंटेन करते हो। नहीं है तो सिर्फ इसी से काम चल जाता है, तब उसको भाई इस नाम से नहीं बुलाते जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, तब आप उसको सिंपली एक जर्नल बुक के नाम से बुला लेते हो। व्हाट इज दिस?
this is journal proper. Journal proper is also called residual journal, बचा खुचा journal. मतलब all other non-cash transactions except the 6 specific categories mentioned above are recorded first here. So जितनी भी भाई उधर नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, कोई भी भाई उधर किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन हो जो नॉन कैश है और पहली 6 कैटेगरी में नहीं आई, मतलब क्रेडिट परचेज नहीं है, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स नहीं है, भाई उधर गुड्स का रिटर्निंग नहीं है, अंदर बाहर जो भी है, बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल नहीं है, अगर उसमें कैश और बैंक नहीं है तो ट्रांजेक्शन यहीं पे रिकॉर्ड होगी। ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब एक ऑर्गेनाइजेशन हो, अपनी पुरानी मशीनरी बेच रहे हो, कैश में कबाड़ हो गई मशीनरी, कबाड़ी वाले को बेच रहे हो, कैश बुक में रिकॉर्ड हो, बट अगर क्रेडिट में बेच रहे हो तो यहाँ रिकॉर्ड हो। सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि सेल्स डे बुक में आपके जो गुड्स हैं वो रिकॉर्ड होगी, उसकी क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होगी। पुरानी मशीनरी बेच दी क्रेडिट में, वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। आप कोई भाई उधर ऐसी ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो अपने साल में, क्यों? एक्रूअल बेसिस है, आपके साल का किराया था, पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है, रिकॉर्ड तो करोगे, कहाँ करोगे? यहाँ क्या कारण है? क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, और कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, पहले 6 कैटेगरी में नहीं आई, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल का बनना, बिल्स पेबल का एक्सेप्ट करना नहीं है, यहीं पर रिकॉर्ड हो। आप ना साल के एंड में जर्नल एंट्री पास कर रहे हो। हमने क्या सीखा था कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट आइटम्स होते हैं वो या तो मैन्युफैक्चरिंग, या तो ट्रेडिंग, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद कर दिए जाते हैं। सारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, सारे नॉमिनल अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेडिंग में या पीएल में। अब आपने भाई कोई खर्चा किया साल भर में, रेंट दिया अलग अलग डेट्स को, अब साल के एंड में वो खर्चे को बंद करना है। फैक्ट्री का है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भिजवा देना है, फैक्ट्री का नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भिजवा देना है। तो बंद करने के लिए जो एंट्री पास करते हो उसमें कोई कैश का आना जाना तो है नहीं, कहाँ रिकॉर्ड होगी? ये जर्नल प्रॉपर। मतलब आप समझ लीजिए कि जो सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो इसी में रिकॉर्ड होती है। तो ये आपके लिए भाई सबसे क्रूशियल जर्नल है, क्योंकि जो एंट्रीज आपने सीखनी सिखानी है इसी के लिए सीखनी सिखानी है। कैश के लिए सब उधर एंट्री सीखने सिखाने के लिए आपको भाई कोई स्पेशल एफर्ट नहीं चाहिए, यू डोंट नीड एनी स्पेशल एफर्ट। यहाँ पे हम देखेंगे जब एक साल चालू होता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की सर्टेन एंट्री, जिनको ओपनिंग एंट्रीज बोलते हैं, वो यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। साल जब खत्म होता है तो भाई उधर अकाउंट्स बंद करते हुए कुछ एंट्री पास करनी पड़ती हैं, जिनको हम क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं, वो भी जर्नल प्रॉपर में ही रिकॉर्ड होती है। भाई आपने अकाउंट्स बना लिए, ट्रायल बना लिया, फिर याद आया अरे यार ये तो मैं भूल ही गया लिखना, कुछ एडजस्टमेंट एंट्री है, वो भी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती है। ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्रीज, कोई भूल हो गई, भूल उसका सुधार कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री, वो भी यहीं पे रिकॉर्ड हो। मतलब जितनी ट्रांजैक्शंस हैं
जो आपके भाई उधर नॉन कैश नेचर की है और 6 स्पेसिफिक कैटेगरीज में नहीं जाएगी, वो जनरल प्रॉपर में जाएगी। तो जनरल प्रॉपर का ये जो गुणगान करना है अपने को, इसकी जो तारीफ करनी और इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो हम आगे करेंगे। अभी भाई कैश बुक पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है जी आपके लिए, और मैं आपको ये क्वेश्चन कॉपी करने को बोल दूंगा, अपनी रफ कॉपी में कॉपी करने को, बिकॉज ये नोट्स तो मैं आपको दे दूंगा, बट ये आप अपनी रफ कॉपी में क्वेश्चन लिखेंगे और मुझे कैश बुक कंस्ट्रक्ट करके बताएंगे। सर आप मजाक कर रहे हैं, हम बीकॉम के लिए पढ़ रहा और आप कैश बुक का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। भाई अभी तो क्लास चालू ही नहीं हुआ, क्लासेस तो अभी चालू ही नहीं हुई है। जब चालू होंगी भाई उधर तब करेंगे, 2-3 दिन में करते हैं। पहले वार्म अप कर ले थोड़ा, देखें आप भाई उधर कितने पानी में हैं। लिखिएगा भाई, कंस्ट्रक्ट लिखिएगा भाई, अ सूटेबल कैश बुक। And show posting oblique recording in various journals also. March 2012. Joy started. Business with cash rupees 20 lakhs. 5th March 2012. Joy opened a bank account depositing rupees 5 lakh there. Purchase goods for cash rupees 3 lakh from Manu Traders and rupees 5 lakh on credit. And rupees 5 lakh on credit from Shalu and Company. March 2012. Paid Shalu and Company rupees 5 lakh on account by check.
बचेगा निकालने के बाद? नहीं सर, नहीं। ओके, ICICI बैंक का निकालिए। चलिए, ओके। पे चालू एंड कंपनी रुपीज 1 लाख ऑन अकाउंट बाय चेक। 15th March 2012। Made credit sale of रुपया 18 लाख to Jhumpa Traders। Jhumpa Traders accepted a bill for rupees 18 lakh and this was discounted at rupees 17,60,000 and is payable on 5th May 2012। Paid रुपया 1.5 लाख for various expenses। The year ended on 31st March 12। The year ended on 31st March 12। And closing stock on this date was found to be worth rupees 1,60,000। हटाओ। देखिए, मैं प्राइमरीली यहाँ पर सिर्फ कैश बुक कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्टेड, नथिंग एल्स। बाकी और जर्नल्स आप नहीं बनाए चलेगा, वो मैं आपको बता दूंगा भाई क्या क्या जर्नल्स हैं, मेंटेन होंगे नहीं होंगे, मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे तो ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं है, तो मैं खाली जर्नल बुक मेंटेन कर लूँ, मेरा काम चल जाएगा नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के। बट मैं चाहता हूँ आप सिर्फ मुझे कैश बुक बना कर दे दें, ये तो बड़ी चिल्लर सी बात है, और प्रॉपरली बनाए जैसे बनती है भाई, उधर ज़रा देखना चाहता हूँ। क्या हुआ? अरे धंधा चालू किया भैया उधर, 1 महीने में साल खत्म कर दिया, अब नेक्स्ट ईयर में 12 महीने होंगे। पागल हो गए हैं क्या आपको भाई साहब, दौरे पड़े हैं क्या? इधर देखिए, ये देखिए, धंधा चालू हुआ 1 महीने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि फाइनेंशियल ईयर हमारा अकाउंटिंग ईयर होगा, तो 1 महीना भाई ट्रांजैक्शन करके उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर दिए। अब नेक्स्ट ईयर से वो 12-12 महीने पीरियड के लिए अकाउंटिंग करेंगे ना,
जैसे नॉर्मल होती है। चलिए कैश बुक बनाकर बताइए, देखें क्या करते हैं गाइस। ये जो जर्नलाइजिंग है, रिकॉर्डिंग का काम, सिर्फ वही कर रहा हूँ मैं। देखिए बाकी किसी का फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ मैं। अमाउंट रुपीस, कैश एंड बैंक। आप में से कुछ लोगों ने डिस्काउंट का कॉलम इसमें बना दिया, जरूरत नहीं थी। सर डिस्काउंट है, नहीं जी, वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। बताता हूँ, आपने मिस्टेक किया कई लोगों ने। कितने लोगों ने ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाई है, जरा हाथ रेस करें प्लीज। 1 2 3 4 5 6 7। आप लोगों को कुछ नहीं आता अकाउंट्स में। ओके, लेजर फोलियो नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर। देखिए और जर्नल्स में बहुत सारे जर्नल्स जो हैं, 6 जर्नल्स होते हैं जिसमें क्रेडिट परचेज है क्वेश्चन में, मेरे क्वेश्चन तो परचेज डे बुक मैंने बना ली। सर कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, मैं तो आपको बता रहा हूँ क्या क्या जर्नल्स की ज़रूरत होती है। सेल्स डे बुक, कोई परचेज रिटर्न नहीं है, कोई सेल्स रिटर्न नहीं है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में भाई उधर कोई बिल रिसीवेबल बना है, आज ही बना है, वो किसी ने बिल एक एक्सेप्ट किया था, क्या नाम था उसका, झुम्पा ट्रेडर्स। तो एक बिल रिसीवेबल बुक है। बिल्स पेबल बुक होती है, बट यहाँ पे भाई उधर जरूरत नहीं है। और डेफिनेटली जर्नल प्रॉपर। मैं सिर्फ ये जर्नलाइजिंग का जो प्रोसेस है दिखाने में इंटरेस्टेड था। लेजर फोलियो नंबर एंड अमाउंट। मैंने बाकी किसी के फॉर्मेट नहीं बनाए, बिकॉज फॉर्मेट की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे मर्जी बना ले, चलता है। आइए बात हो जाए जरा। ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं भाई। जॉय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20 lakhs। जरा समझिएगा भाई, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, कैश इन, और ऑर्गेनाइजेशन की एक लायबिलिटी बढ़ गई। कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी। नाम क्या जी? जॉयस कैपिटल। कितना? 20 लाख। ये जर्नल एंट्री कहां पे लिखी जाती है? ऐसी जर्नल एंट्री कहीं पे नहीं लिखी जाती। दिस इज डन इन हेड। हेड मतलब मेंटली की जाती है, और सीधा इसकी पोस्टिंग की जाती है कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट डेबिट करना है तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है 20 लाख। मान लीजिए जॉय ने कैश के अलावा
प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग वगैरह वगैरह कुछ दिया होता तो उसकी एंट्री सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होती? यहाँ पर। क्या? प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, फर्नीचर डेबिट टू जॉयस कैपिटल, यहाँ पे रिकॉर्ड। वो जर्नल एंट्री पास की जाती है। ये वाली जर्नल एंट्री कहाँ पे लिखी जाती है? कहीं पे भी नहीं। सीधा इसका पोस्टिंग किया जाता है कैश बुक में और लिख दिया जाता है टू जॉयस कैपिटल। और जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो लिखी जाती है कि जॉय ने भाई बिजनेस चालू किया विद नेम दिस एंड दिस। ये बुक्स किसकी बुक्स में? जॉय के बिजनेस का नाम मान लीजिए जॉय एंटरप्राइज है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा इन द बुक्स ऑफ जॉय एंटरप्राइज। इन द बुक्स ऑफ जॉय कभी भी नहीं लिखते। इन द बुक्स ऑफ जॉय एंड कंपनी, इन द बुक्स ऑफ जॉय एंटरप्राइज। तो ये बात हम पहले ही समझ चुके हैं कि अगर आप अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन मानेंगे तभी जाकर सब कुछ सही सोच पाएंगे। ये जॉय की बुक्स नहीं। जॉय जो ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइज या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उसकी बुक्स है। फाइन, ये सीधा इस तरह से रिकॉर्ड कर लिया जाता है। दैट मीन्स याद रखिएगा कि इस तरह से एंट्री किसी भी बुक में, कहीं पे भी, किसी भी डे बुक में ये वाली एंट्री पास नहीं होती है। सीधा फर्स्ट रिकॉर्डिंग हियर। इज इट फाइन? ये जर्नलाइजिंग हो गया। Am I clear? आगे बात करते हैं। Then next, 1st मार्च को ये हुआ भाई। 5th मार्च को जॉय opened a bank account depositing 5 lakh therein. 1st March 12th, बैंक अकाउंट खोल रहा है जॉय। जॉय अगर बैंक अकाउंट खोलेगा उसका ये एसेट बढ़ गया। नाम क्या है? बैंक। और कौन सा एसेट घट गया? कैश। कितना रुपया जमा किया? सो जो इसकी रिकॉर्डिंग होगी वो सिर्फ कैश बुक में होगी, बिकॉज सारी कैश और बैंक ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। ये जर्नलाइजिंग भी हो रही है और इनफैक्ट जो सेकेंड स्टेज है पोस्टिंग, जो हमने अभी तक डिस्कस भी नहीं की, वो पोस्टिंग भी हो रही है और आमने सामने हो रही है, इसलिए एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। बैंक के डेबिट में लिखेंगे। कई लोगों को पोस्टिंग करना नहीं आता है। बैंक डेबिट मतलब बैंक के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ये देखिए बैंक के डेबिट साइड में ये बैंक क्या लिख रहा है? 5 लाख। और कैश के क्रेडिट में लिखना है। देखिए और लिखते हमेशा क्या है? सामने वाले का नाम। बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू कैश 5th March 12 और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक। देखिए कोई भी लेजर जो बुक है जिसमें वेरियस अकाउंट होते हैं उसमें इसकी पोस्टिंग नहीं होगी, ये आमने सामने ही लिखा जाएगा। इसलिए जो लेजर फोलियोज हैं उनमें से आप सीसी लिख देते हैं, कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा, मतलब आमने सामने देखना है। मैं आपको सोल्यूशन कॉपी करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैंने आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने को बोला था। वो कॉपी करके उसको ठीक करने की जरूरत नहीं है। यही नोट साथ में आएंगे, इसी गंदी हैंडराइटिंग। अटेम्प्ट करना था, कर लिया, बस बहुत है। आगे बात हो रही है भाई, याद रखिएगा कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग्स ही कंप्लीट हो गई। मतलब खाली कॉन्ट्रा एंट्री ऐसी होती है जिसका जर्नलाइजिंग और पोस्टिंग का प्रोसेस कैश बुक में ही रिकॉर्ड होने के कारण कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए, व्हाट डू वी हैव। तो सर आप ये जो लिख रहे हैं ये कहाँ पे दिखाई जाती है? कहीं पे भी, नॉट शोन एनीवेयर। दीज आर डन इन हेड। आगे भाई बात करते हैं। बोला कैश में परचेज किए मनु ट्रेडर्स से। आप कैश में परचेज करते हैं तो मनु ट्रेडर्स का नाम इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उनके नाम से आपको कोई लेना देना नहीं। आप जब परचेज करते हैं तो एंट्री भाई जरा देखिए क्या की जाएगी। खर्चा हुआ जी, परचेज डेट।
ये एंट्री कहाँ लिखी जाएगी? सर आप ये पहले जो लिख रहे हैं ये हम लोग कहाँ लिखेंगे? कहीं नहीं, इधर हेड में, दिमाग में, मेंटली कहीं पे लिखा नहीं जाता है। सबसे पहले कहाँ लिखना होता है? कैश बुक में। मनु से कोई मतलब ही नहीं भाई, तो मनु का तो कोई अता पता ही नहीं, आपको मनु से कोई मतलब नहीं है भाई। एंट्री क्या हो गई? परचेज 3 लाख का हुआ है जी मनु ट्रेडर से 7 तारीख को। कैश क्रेडिट करना है जी, कैश क्रेडिट करना है। कैश के क्रेडिट साइड में लिखूंगा 7 मार्च को बाय परचेज लिखूंगा भाई। उधर गुड्स खरीदे फलाने फलाने, कहां से दी? मनु। वहां पे नरेशन में वो चीज मेंशन की जाती, इट्स मेंशन्ड इन नरेशन। यहाँ भाई किससे खरीदा, तो पार्टी अकाउंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बट जो नरेशन होती है टेक्निकल डिटेल, उसमें लिख दिया जाता है कि मानो से फलाने फलाने कुछ खरीदे हमने, 3 लाख रुपए की परचेज हुई। सर ये लेजर फोलियोज में खाली रख रहे हैं भाई, वो तो सेकेंड स्टेज है ना पोस्टिंग की, वो तो हमें कहाँ आती है? हम तो अभी खाली जर्नलाइजिंग में इंटरेस्टेड है आज, ओनली इंटरेस्टेड इन जर्नलाइजिंग। ओके भाई, और क्या बोलता है? 5 लाख का माल क्रेडिट्स में खरीदा शालू एंड कंपनी से। अब क्रेडिट में खरीदा है तो भाई उधर ये जरा देखिएगा, ये जो एंट्री है ये परचेज डे बुक में रिकॉर्ड होती है भाई। परचेज डे बुक में लिखा जाता है नाम भाई 7 मार्च 12, शालू एंड कंपनी है ना, और ये माल की डिटेल्स लिखी जाती है। ये गुड्स हैं, इतने इतने पीसेस हैं, वैल्यू कितनी दी। तो ये खाली यहाँ पे यूं रिकॉर्ड कर दिया जाता है ना जी। सर ऐसे लिखा जाता है, आप लिख सकते हैं भाई टू शालू एंड कंपनी, ऐसा। सर क्या बात कर रहे हैं सर आप? टू बाय नहीं लिखे तो मत लिखिए, परचेज बुक में खाली पार्टी के नाम से रिकॉर्डिंग हो जाती है। सर एंट्री कहाँ पर होती है? कहीं नहीं। सर जर्नल एंट्री बताइए कहां पर? कहीं नहीं, खाली पार्टी का नाम रिकॉर्ड कर लिया जाता है। सर हम तो देखा है कि कई बार लोग यहाँ पे लिखते हैं टू शालू एंड कंपनी ऐसा करके, गलत है कि आपको लिखना लिखिए, बट वो एंट्री नहीं है। एंट्री तो पास की जाएगी, कैसे की जाएगी वो बताऊंगा आपको। सर बताइए फिर। नहीं अभी नहीं, पोस्टिंग की स्टेज में देखेंगे, खाली बस ऐसे रिकॉर्ड हो जाता है। कर लिया क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड 5 लाख रुपीस। So what happens next? Paid शालू एंड कंपनी 1 लाख ऑन अकाउंट बाय चेक। पेमेंट किया जी शालू एंड कंपनी, तो पेमेंट करेंगे तो कैश बुक में आएगा। ये एंट्री कहां पर ऐसे लिख कर कहां दिखाई जाएगी? कहीं नहीं। ऐसा जो एंट्री है शालू एंड कंपनी डेबिट टू बैंक, इसको कहां लिखा जाता है? बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं पे नहीं लिखा जाता। बार बार बोल रहा हूं भाई, सीधा कहां पर? कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। क्या तारीख क्या थी? व्हाट वाज द डेट? बाय शालू एंड कंपनी, डिटेल लिखी जाती है। इनवॉइस नंबर इतना इतना भाई फॉर परचेज ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 5 लाख, पेमेंट ऑन अकाउंट, डिटेल्स लिखी जाती है। सो दैट जब कोई कैश बुक देखे तो डिटेल से उसको पता चल जाए कि भाई ये पेमेंट किस चीज के लिए, कितना था? 1 लाख रुपीज, ये चेक से पेमेंट हो गई। सब पोस्टिंग वगैरह नहीं बता रहे, मैंने किया क्या पोस्टिंग में, तो खाली आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले रिकॉर्डिंग कहां पर कैसे की जाती है। फिर 15 मार्च को मेड क्रेडिट सेल ऑफ 18 लाख टू झुम्पा ट्रेडर, 18 लाख का माल बेचा दी। क्रेडिट सेल है सेल्स डे बुक में, ये है तारीख थी 15 मार्च। सर यहाँ पे लिख दिया जाएगा बाय झुम्पा ट्रेडर, वो 2 बाय लिखने की जरूरत नहीं होती है, चाहे तो लिखें झुम्पा ट्रेडर्स, हाउ मच इज दैट? 18 lakhs। ये लिखो।
यहाँ रिकॉर्ड। तो जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग्स हैं खाली उसी का सीन दिखाया जा रहा है आपको। उसके बाद बोलता है झुम्पा ट्रेडर्स एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 18 लाख। ये अलग ट्रांजेक्शन है। झुम्पा ट्रेडर ने अगर बिल एक्सेप्ट किया तो हमारे लिए तो बिल्स रिसीवेबल है। रिकॉर्ड कहाँ कर लिया जाता है? इधर भाई। झुम्पा ट्रेडर्स बिल कितने का दिया? 18 लाख। क्या तारीख थी? 20 मार्च। सर एंट्रीज कहाँ की जाती? कहीं नहीं। सर क्यों क्यों नहीं की जाती वो बताऊंगा। पहले पोस्टिंग्स भाई उधर अभी इसके बाद सीखेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भाई उधर हमें पैसे की जरूरत थी। पेमेंट जाकर मई में मिलनी थी। 1 महीने 5 दिन और लगेंगे भाई उधर। 10 दिन और, मतलब लगभग समझ लीजिए 40-45 दिनों के बाद पेमेंट मिलनी थी। हमें पैसे की जरूरत थी। तो हम मतलब ऑर्गेनाइजेशन बैंक के पास चले गए और बैंक को बोला भाई बिल डिस्काउंट कर दो। बैंक को 18 लाख का बिल दिया और बैंक से 17,60,000 रुपये ले लिए। प्लीज इधर देखिए, इधर अब लोग 2 बातें समझिएगा। ये एंट्री कहीं पास नहीं की जाती है। ये जो आपने क्रेडिट सेल की थी ना, क्रेडिट सेल, उसकी ये एंट्री देखिएगा। एंट्री क्या होती है जी? जर्नल एंट्री। क्रेडिट सेल करो तो क्या नाम था? झुम्पा ट्रेडर्स डेबिट एसेट है जी। और माल बेचा जी, इनकम गेन रेवेन्यू 18 लाख। ये एंट्री कहाँ दिखाई जाती है? अभी तक तो पास नहीं की, दिखाई जाती है। फिर क्या भाई? झुम्पा ट्रेडर्स एसेट नहीं रहा। ये लीजिए, एसेट नहीं रहा। नया एसेट क्या बन गया जी? बिल्स। झुम्पा को गायब कर दिया जाता है। और ये एंट्री कहाँ पास की गई? अभी तक तो की नहीं। अभी तक तो खाली रिकॉर्डिंग की है। एंट्री तो पास होती है। सर अभी करके बताइएगा। आदि पोस्टिंग सिखाते ही बता दूंगा। अभी तक तो मैं खाली कैश बुक का साफ नज़ारा दिखाना था आपको कि कैश बुक की एंट्री हेड में करिए, बाकी खाली रिकॉर्ड किया जाता है। और फिर एंट्री भाई उधर किस तरह से पास करते हैं मैं आपको शो कर देता हूँ। पोस्टिंग्स वगैरह कैसे होती। अब आपको पैसे की ज़रूरत थी तो आपने अपना एसेट बिल्स रिसीवेबल नाम का दे डाला। ये देखिए गया। और बैंक से डिस्काउंट करा लिया जाता हमेशा। तो आपके खाते में पैसे जमा हो गए जी। कितना जी? 17 लाख। और आपका एक खर्चा हो गया। नाम क्या जी? डिस्काउंटिंग चार्जेस या डिस्काउंट ऑन बिल्स। कितने का खर्चा? तो एक्चुअली 2 ट्रांजेक्शन हो रही हैं इसमें। एक तो जो कैश है, दूसरी जो नॉन कैश है। कैश क्या है भाई? आपके खाते में पैसे जमा हो जाएंगे और आपका एसेट चला जाएगा। और नॉन कैश क्या है जी? नॉन कैश ये है कि भाई उधर आपका एक खर्चा रिकॉर्ड हो जाएगा 40,000 और आपका एसेट कम हो जाएगा बिकॉज कम पैसे मिलेंगे एसेट। भाई साहब समझ रहे हैं? तो डिस्काउंट कॉलम में कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। ये जो अमाउंट है कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा और ये जो अमाउंट है वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा बिकॉज ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन। एक तो इसको रिकॉर्ड करने का ये तरीका है। एक और भी तरीका होता है जो मैं आपको बाद में सबसीक्वेंटली सिखा दूंगा। बट आप देखिए इसके 2 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट पैसे मिले दी, सो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा 20 मार्च। तो बिल्स रिसीवेबल 17,60,000। पोस्टिंग देखिए ये एंट्री कहां पर हुई है? ये एंट्री हेड में हुई है, इन हेड। ये इन हेड करके क्रॉस करता जा रहा हूं। ये दिमाग में होती है इन हेड।
और ये एंट्री भाई उधर दिखाई जाती है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन 20 मार्च। क्या भाई, डिस्काउंटिंग चार्जेस या डिस्काउंट ऑन बिल्स डेबिट। देखिए, डिस्काउंटिंग चार्जेस और कैश बुक में जो डिस्काउंट का कॉलम होता है वो अलग चीज है। वो डिस्काउंट होता है कि भाई उधर आपको डेटर से पैसे मिल रहे हैं तो आपने कुछ अमाउंट छोड़ दिया, आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हो तो कुछ अमाउंट उन्होंने छोड़ दिया, वो डिस्काउंट रिसीव, वो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव के कॉलम खोले जाते हैं। ये डिस्काउंट नहीं है, डिस्काउंटिंग चार्जेस है या डिस्काउंट ऑन बिल्स है, ये एक अलग अकाउंट है ऑल टुगेदर। सो डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कितना जी, 40,000। नरेशन लिखी जाती है, बीइंग अ बिल फॉर रुपया 18 लाख drawn on and payable on 5th May 2012, being discounted with Falana Bank at the rate of इतना % per annum। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है वगैरह वगैरह, कितने % पर आपने उसको डिस्काउंट कराया, वो सारे डिटेल लिख दी जाती है। आप कुछ समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ जी, ओके भाई, जरा ख्याल करें। पेड 1.5 लाख फॉर वेरियस एक्सपेंसेस, डिटेल नहीं दी बट क्या करें, अभी एंट्री हेड में की जाती है। हेड में क्या एंट्री दी उधर, 25 मार्च 12 एक्सपेंसेस 1.5 लाख रुपया, कुछ नहीं बोले तो ट्रांजैक्शन कैश में होगी। साल खत्म हो गया जी, और साल के एंड में बोलता है क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000 रुपए का फाइंड आउट किया गया। तो क्लोजिंग स्टॉक को भाई उधर कहाँ रिकॉग्नाइज करते हैं, इधर। और क्या किया जाता है भाई उधर, व्हाट एल्स इज डन भाई। इसमें मैं एक्सपेंसेस में डिटेल डाल देता हूं ऑफ दिस रुपया 30,000 related to purchase of goods and rest were administrative और सेलिंग एक्सपेंसेस। ये नहीं लिखना आपने, क्योंकि मैंने खाली कैश बुक बनवानी थी जो आप सबने शायद गलत बनाई थी, शायद। एनीवे, इन एक्सपेंसेस का क्या करना है हम बात कर लेते हैं, विल टॉक अबाउट देम। क्योंकि ये जो जर्नल प्रॉपर है, दिस वुड एक्सटेंड फर्दर। बहुत सारी भाई उधर रिकॉर्डिंग्स जो है अपनी को करनी है, वो करेंगे आप। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है, विल बी इवेंचुअली लर्निंग, हम इवेंचुअली सीखेंगे। ये जर्नलाइजिंग का प्रोसेस था। जर्नलाइजिंग के प्रोसेस में आप क्या देख रहे हैं कि एंट्री जो सोचने की जरूरत है वो सिर्फ कैश बुक के लिए, और वो भी मेंटली सोचते हैं, कहीं लिख के नहीं करते हैं। जो हमने लिखा, ये लिखा विखा नहीं जाता, इसलिए मैं इन सब को एलिमिनेट कर रहा हूं। दीज आर ऑल थॉट इन हेड एंड सिंपली रिकॉर्डेड। जर्नलाइजिंग का प्रोसेस था। Are we cool enough? Okay. भाई आगे बात कर लें। What is posting?
transactions in related accounts in a ledger. What is the ledger? A book which contains various accounts. तो पूरे जो हमने जर्नलाइजिंग का प्रोसेस था, रिकॉर्डिंग प्रोसेस था, हमने उसमें भाई उधर अकाउंट्स को कोई अहमियत नहीं दी। आपको समझना ये है, लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स वेरियस अकाउंट्स, और लेजर मेंटेनेंस दो सिचुएशंस में आपको समझनी है। वेरी रेयर वेरी रेयरली आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के पास खाली एक कैश बुक है और दूसरा एक जनरल लेजर है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस नहीं है, एकदम छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ही उसके पास सिर्फ दो ही लेजर होंगे। एक तो कैश बुक क्या था? इज जर्नल एंड लेजर ऑल्सो। It is a journal in form of a ledger. कैश बुक जर्नल भी है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन जिसमें रिकॉर्ड हो वो जर्नल होगा ही होगा, और कैश बुक लेजर भी है। लेजर मतलब जिसमें अकाउंट्स होते हैं। कैश बुक हैज टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कैश बुक में सिर्फ दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। कैश अकाउंट होता है, द कैश कॉलम। जो कैश कॉलम है वो कैश अकाउंट है जी उसका। इसलिए कैश बुक में आप 2 बाय करके रिकॉर्डिंग कर रहे हो, बिकॉज ये कॉलम्स जो हैं अकाउंट्स का ही काम कर रहे हैं। जर्नल का काम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सबसे पहले रिकॉर्डिंग यहीं पर होती है, और अकाउंट का काम भी कर रहे हैं। सो कैश बुक को जर्नलाइज्ड लेजर का नाम देते हैं। सो इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज अ जर्नलाइज्ड लेजर, तो कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर, वो लेजर जो जर्नल का काम भी करता है। कैश कॉलम, और दूसरे टाइप ऑफ ऐसा बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट्स। भाई मान लीजिए, जरा देखिएगा, नॉर्मली आपको क्या दिखता है? कैश दिखता है। इलाहाबाद बैंक, सिंडिकेट बैंक, ICICI बैंक, ये सब कॉलम्स हो सकते हैं उसमें। वही कैश एंड ऑल दीज, इलाहाबाद एंड सिंडिकेट बैंक एंड ICICI। सो ये जो कॉलम्स हैं अकाउंट का काम करते हैं, और आपको कभी नहीं भूलना है, आपकी समझ में एकदम फिटअप होना चाहिए कि कैश बुक में आप डिस्काउंट के कॉलम बना लो भाई उधर। मान लीजिए मैं बोलूं ये कैश बुक है मेरी, और मैं आपको बोल दूं भाई ये डिस्काउंट अलाउड का कॉलम है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम है। याद रखिएगा, ये अकाउंट है, ये अकाउंट है, ये अकाउंट नहीं है। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव के कॉलम खाली जर्नल का काम। ओनली रिकॉर्डिंग। तो
मेरे को आपको ये समझाना है कि अगर आपको बोला जाए कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट कहीं अलग से खुलते हैं तो याद रखिएगा कभी नहीं खुलते हैं। बट डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड अलग से खुलते हैं, आगे खुलते हैं, क्योंकि कैश बुक में जो कॉलम्स होते हैं डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड के, वो खाली जर्नल का काम करते हैं, रिकॉर्डिंग का काम करते हैं, अकाउंट उनका अलग होता है। तो खाली कैश और बैंक कॉलम ही है कैश बुक में, जो जर्नल का भी काम करते हैं और अकाउंट का काम भी करते हैं। Am I clear? ओके, तो अब देखिएगा कैश बुक में तो फिर दो ही अकाउंट हुए, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट या बैंक अकाउंट्स। दैट मीन्स बाकी जितने अकाउंट्स हैं, all other accounts are kept here. सारे दूसरे अकाउंट्स यहीं पे मेंटेन किए जाते हैं। Am I clear? अजी, ये कब होता है? अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी हो। रियलिटी क्या होती है? इन रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग ledgers, तो नॉर्मली क्या सिस्टम होता है भाई लेजर मेंटेनेंस का? वो ये है, कैश बुक, इनमें अकाउंट कौन से होते हैं? कैश अकाउंट एंड क्या जी? बैंक अकाउंट। इसके अलावा 3 लेजर मेंटेन और किए जाते हैं। लेजर क्या है? इट्स अ बुक विच कंटेन्स अकाउंट्स, बस। ओ प्राइमरी सेकेंडरी वो सब कुछ नाटक नहीं, कुछ नहीं। इट्स अ बुक विच कंटेन्स अकाउंट्स। भाई वी हैव परचेज लेजर, जिसको हम क्रेडिटर्स, सप्लायर्स लेजर भी बोलते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो खाली ट्रेडिंग करती है, तो जिन भी लोगों से आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज किए, उन पार्टीज के अकाउंट इसमें मेंटेन किए जाते हैं। ये पर्सनल लेजर है। सिर्फ पार्टीज के अकाउंट होते हैं इसमें, परचेज अकाउंट नहीं। जो पार्टीज हैं जिनसे क्रेडिट में माल खरीदा, उनके अकाउंट। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो आप खाली भाई उधर फिनिश गुड्स खरीदो ऐसा नहीं है, रॉ मटेरियल खरीदते हो और प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे दूसरे सामान चाहिए होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल। तो वो सारी भी जो पार्टीज हैं उन सब के भी अकाउंट यहीं पे मेंटेन किए जाते हैं। पर्सनल लेजर है, अकाउंट्स ऑफ पार्टीज ओनली, फ्रॉम होम goods, raw materials and other material used for production are purchased. रुक जाइए, मान लीजिए आप सारा का सारा माल 2 ही लोगों से खरीदते हो, तो ये वाला लेजर मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास परचेज लेजर होगा ही होगा, कोई जरूरी नहीं। मेरे भाई सप्लायर्स खाली 2 ही हैं, तो मुझे क्या जरूरत है इसको मेंटेन करने की? मैं नहीं करूँ।
परचेज लेजर को बॉट लेजर भी बोलते हैं। सेल्स लेजर और डेटर्स लेजर और कस्टमर्स लेजर। कंटेन्स, ये भी पर्सनल लेजर है, इसमें भी खाली पार्टीज के अकाउंट होते हैं। अकाउंट्स ऑफ पार्टीज टू whom goods or services are sold on credit. बताया नहीं उठा था, क्या बैलेंस नहीं पता ऐसे ऐसे तो चेक काट के विड्रॉ करना था। सर 10,000 रुपये विड्रॉ कर लीजिए। ओके गाइस, अकाउंट्स ऑफ पार्टीज टू होम गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। बोले तो भाई मान लीजिए आपकी सारी सेल कैश में ही होती, तो आप सेल्स लेजर मेंटेन नहीं करोगे। आप सिर्फ 2-3 लोगों को ही क्रेडिट देते हो, तो आपको सेल्स लेजर मेंटेन करने की जरूरत क्या है? आपकी 50-60 पार्टियां जिनको क्रेडिट में माल बेचते हो, मेंटेन कर लीजिए भाई। 50-60-70 पार्टीज हैं, तो हिसाब किताब भाई एक अलग लेजर में रहे तो बहुत बढ़िया है, पार्टीज का लेजर। आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सर्विसेज देते हैं। डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब आपके क्लाइंट आते हैं, इलाज कराते हैं, पेमेंट बाद में देते हैं, सर्विस दे रहे हैं। ऐसे 300 क्लाइंट हैं आपके, मेंटेन करिए, कस्टमर लेजर मेंटेन करिए, डेटर लेजर मेंटेन कर लीजिए। सो ये सब लेजर मेंटेन करना नहीं करना ऑर्गेनाइजेशन की अपनी इच्छा है। और अगर नहीं है, बहुत सारी भाई इस तरह के पर्सनल अकाउंट्स की जरूरत नहीं है, तो बस इसी से काम चल जाएगा। वो जो बगल में लिखा था, ये एक कैश बुक और एक क्या जी, जर्नल लेजर। बट अगर है नहीं जी, ट्रांजैक्शन है अच्छी खासी, तो फिर ये खोलने की जरूरत है, तो खोलती है ऑर्गेनाइजेशन। सो ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट कि उनको ही खोलना ही पड़ता है। इट डिपेंड्स आपकी जरूरत क्या है। वी हैव जनरल लेजर, अब लॉजिकली बोल सकते हैं कंटेन्स भाई उधर ऑल अकाउंट्स एक्सेप्ट, कौन कौन से अकाउंट्स नहीं होते हैं? कैश अकाउंट नहीं होता है, वो कैश बुक में होता है। बैंक अकाउंट नहीं होता है, वो कैश बुक में होता है। जिनको आपने क्रेडिट में माल बेचा या सर्विस दी, वो डेटर्स के अकाउंट नहीं होते, ट्रेड डेटर्स के, ट्रेड क्रेडिटर्स के अकाउंट नहीं होते। जिनसे आपने गुड्स या रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा प्रोडक्शन वगैरह के लिए, उनके अकाउंट्स नहीं होते। बाकी सारे अकाउंट जर्नल लेजर में होते हैं। आइए पूछते हैं, आप बोले भाई साहब मशीनरी अकाउंट इसमें से कौन से लेजर में होगा? जनरल लेजर में होगा जी। भाई साहब आप बताइए, एक पार्टी से मशीन खरीदा क्रेडिट में, तो पार्टी का अकाउंट कहाँ होगा?
भाई साहब, आप ये समझने की कोशिश भी कर रहे थे क्या? मेरे को तो नहीं लगता है। जर्नल लेजर में मेंटेन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जर्नल लेजर में पर्सनल अकाउंट्स नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आपने अगर क्रेडिट में गुड्स खरीदे हैं या रॉ मटेरियल या प्रोडक्शन करने के लिए जो सामान चाहिए वो खरीदा है तो वो बॉट लेजर या परचेज लेजर में होगा। मशीनरी क्रेडिट में खरीदी है तो पार्टी का अकाउंट जर्नल लेजर में होगा। अब बोले भाई साहब कैपिटल अकाउंट कहाँ होगा? आप लोग क्या ना नशेड़ी लोग हैं, कुछ समझता नहीं है। जब इतना क्लियर कट बता दिया कि कैश बुक में सिर्फ कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट होता है, इसमें खाली भाई कस्टमर के अकाउंट होते हैं और इसमें खाली सप्लायर के अकाउंट होते हैं, सप्लायर, और इसमें खाली कस्टमर, तो बाकी सब अकाउंट यहाँ पर होंगे। कैपिटल आपको पूछा जाए तो आपका बिहेवियर कैसा है? क्या बोला, दोबारा बोल तो। बोले भाई साहब फर्नीचर अकाउंट किधर होगा? जनरल लेजर में या जर्नल में होगा? हाँ, ओके। अब बोले भाई साहब ड्राइंग अकाउंट किधर होगा? जर्नल लेजर में होगा भाई। जर्नल लेजर में खाली 4 अकाउंट नहीं होते हैं, कैश, बैंक, जिन पार्टीज को क्रेडिट में माल बेच रहे हैं आप या सर्विस दे रहे हैं क्रेडिट में, वो पार्टीज जिनसे आपने गुड्स या रॉ मटेरियल वगैरह खरीदा, तो सारे अकाउंट तो जर्नल लेजर में होते हैं। क्या आप उधर भाई उधर एकदम बेवकूफ के जैसे भौचक्की होके देखते रहते हैं, जवाब नहीं देते हैं तुरंत? बोलेगा भाई साहब आप बोलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहाँ होगा? जर्नल लेजर। दीदी आप बोलिए डिस्काउंट अलाउड? जर्नल लेजर में। डिस्काउंट अलाउड कैश बुक में नहीं होगा। कैश बुक में जो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव के कॉलम है वो खाली भाई उधर जर्नल का काम करते हैं। अकाउंट उनका जर्नल लेजर में होगा, डिस्काउंट रिसीव जर्नल लेजर में होगा। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अभी श्योर? कल होस्टिंग और ट्रायल बैलेंस के कुछ एस्पेक्ट्स हम कल कवर कर लेंगे। मेरे को 3 दिन और चाहिए, उसके बाद मैं भाई चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। बीकॉम सेपरेट कर कर, बाकी लोग अलग कर कर, और फंडामेंटल्स मेरे को कर लेने दीजिए मन मुताबिक।